नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका ईरान में जमीनी युद्ध लड़ने की कल्पना कर रहा है। ये कल्पना ही मैं कहूंगा, क्योंकि जमीन पर उतरने के बाद ये दुस्वप्न साबित होने वाला है। पक्का साबित होगा। इसमें हम दूर बैठे, ये नहीं है कि हम ईरान के पक्ष में फेवर में बोल रहे हैं। ये पक्का दुस्वप्न साबित होगा। लेकिन इससे इतर जमीन पर आने से पहले हवा में आपके साथ क्या हो रहा है, समंदर में क्या हो रहा है, इसका भी एनालिसिस करना चाहिए। और आपके साथ कौन है और मौका आने पर ईरान के साथ कौन होंगे और किसकी कितनी ताकत है, यह भी एक बार सीआईए से और बाकी 18 खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट लेनी चाहिए। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा तो यही योग्य है। जेलेंस्की इस वक्त हथियार बेचने निकले हैं, मिडिल ईस्ट में युद्ध काल में हथियार बेचने निकले हैं। उनका जो दावा है वो दावा हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए सदमे वाला है। हम तो डे वन से एक बात कह रहे हैं, अपने सभी कार्यक्रम में हमारे जो भी दर्शक देखते हैं, डे वन से कह रहे हैं कि इस युद्ध में ईरान के पीछे चीन और रूस दोनों हैं, दोनों खड़े हैं। प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में वो नहीं शामिल हो रहे हैं, लेकिन बैक एंड सपोर्ट जितना हो सकता है वो सब दे रहे हैं। जिस तरह से ईरान एकदम टारगेट को बिल्कुल मतलब सटीक हिट कर रहा है, उसमें कौन सपोर्ट दे सकता है? रूस और चीन। क्योंकि अंतरिक्ष के मामले में मतलब जो भी अंतरिक्ष से जो भी चीजें हो सकती हैं, सैटेलाइट इमेजिंग और ये सब, इस मामले में ईरान नहीं है। यहां पर उसको रूस और चीन की ही मदद की जरूरत होगी। अब जेलेंस्की का दावा बहुत ही हैरानी भरा है और अमेरिका के लिए चौंकाने वाला है। सऊदी के जिस बेस पर कल ईरान ने अटैक किया था और अब खबर है कि 6 से ज्यादा विमान वहां पर अमेरिका के विमानों को ध्वस्त कर दिया। जेलेंस्की का कहना है कि उसकी 3 फोटो रूस ने खींची थी, 3 क्लिक किए, अलग अलग तारीख में सीक्वेंस डेट वाइज ये बात सामने आ रही है कि 3 दिन अलग अलग 3 फोटोग्राफ क्लिक किए और 3 फोटो जैसे ही क्लिक कंप्लीट हुआ उसके 24 घंटे के भीतर ईरान ने उस बेस पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन दोनों गिरा दिए, दोनों दाग दिए। और इसमें भयंकर तबाही हुई है। अमेरिका का पिछले जो 28-29 दिन में जितना टोटल नुकसान है, उस नुकसान में अगर आप रैंकिंग दोगे ना, पहला टॉप 1 सबसे ज्यादा किस में नुकसान हुआ, दूसरा किस में हुआ, तो सीधा सीधा अमेरिका के नुकसान में देखा जाए तो ये टॉप 2 में है, टॉप 3 में नहीं, टॉप 2 में पहले या दूसरे नंबर पे आएगा जो सऊदी में नुकसान हुआ है। क्योंकि यहाँ पर सैनिकों की कैजुअलिटी भी हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, और विमान तो एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा ध्वस्त हुए हैं। तो रूस अब इस लेवल पे मदद में आ गया है, मैं तो जेलेंस्की की बात सही मान लेता हूं कि वो फोटो क्लिक करता है और ईरान उड़ा देता है, वो फोटो खींचे ईरान उड़ा दे। अब अमेरिका क्या युद्ध लड़ेगा जब एक फोटो खींचोगे, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो, और आपका जो है ठिकाना तबाह। दूसरी तरफ चीन ने करीब 19 लड़ाकू विमान और 9 समंदर में जो है युद्धपोत जहाज ये उतार करके डरा दिया है अमेरिका को। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चीन आना है, उस समय ये 19 लड़ाकू विमान, एक साथ 19 लड़ाकू विमान और 9 जहाज समंदर में, चीन डरा रहा है। और तीसरी तरफ किम जोंग, उससे तो सब परिचित है, उसने इसी बीच में युद्ध काल में, ये सब नॉर्मली एक मैसेज के लिए ही होता है, एक जबरदस्त मिसाइल लॉन्च की है, टेस्ट की है। इस मिसाइल की जद में पूरा अमेरिका है। कई बार होता है ना कि हमारी रीच में, भारत की इस मिसाइल के रीच में चीन है, इस मिसाइल के रीच में फला देश है, लेकिन उस देश का कितना हिस्सा है? कई बार होता है कि चीन हमारे जद में है, लेकिन चीन का एक हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, पूरा चीन जद में है कि नहीं है? अब पूरा अमेरिका उत्तर कोरिया की जद में है, किम जोंग के टारगेट पर है। भाव को लाइए, खबर तीनों में एक साथ जो है लेकर आया हूं, 3 अलग अलग देश। ईरान युद्ध में है, स्वागत है भाऊ, ईरान युद्ध में है, ये चतुष्कोण हो गया।
बरमूडा ट्रायंगल से ये अब चतुष्कोण में बदल गया। ईरान युद्ध में है। चीन, उत्तर कोरिया और रूस, ये तीनों वो ताकतें हैं जो अमेरिका को सीधे आंख में आंख डाल करके चैलेंज करने वाली है। दुनिया में ये तीनों ताकतें ऐसी हैं और तीनों परमाणु शक्ति संपन्न है। तीनों टेक्नोलॉजी से लेकर और मिसाइल टेक्नोलॉजी, खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी में उत्तर कोरिया ने तो गजब ही कर रखा है। ये तीन वो ताकतें हैं। ईरान से जंग के बीच इन तीनों की गतिविधि पर चर्चा आज बहुत जरूरी है। हेडलाइन लाइए, पहली हेडलाइन लाइए, एक एक हिस्से पर चर्चा करेंगे। ईरान की मदद कर रहा रूस, सैटेलाइट तस्वीरों को लेकर जेलेंस्की ने कर दिया बड़ा दावा। क्या कहा, बताते हैं क्या कहा, चलिए जरा भीतर चलिए। हाँ, ये देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि रूस ने सऊदी अरब में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे की उपग्रह तस्वीरें हमले से ठीक पहले कई बार ली थी और यह जानकारी ईरान के साथ साझा की गई हो सकती है। इस दावे ने पहले से ही तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय माहौल को और गंभीर बना दिया है। जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में यह सामने आया है कि रूस के सैटेलाइट ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को तस्वीरें ली थी। पहली तस्वीर 20 मार्च को ली, दूसरी 23 मार्च को और फिर 25 मार्च को तस्वीर ली। इसके ठीक एक दिन बाद 26 मार्च को ईरान ने इस एयरबेस पर हमला कर दिया और हमले तो हमने आपको कई खबरें बता दी हैं। यह हमला बहुत तबाही लेकर के आया, यानी 3 फोटो क्लिक किया और 6 से ज्यादा विमान उड़ा दिए। बताया गया कि इस हमले में ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागे। 6 बैलिस्टिक, 29। इस हमले में कम से कम 15 सैनिक घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई गई है। यह एयरबेस अमेरिका और सऊदी अरब दोनों की सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाना है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के अनुभव के अनुसार रूस द्वारा किसी स्थान की बार-बार सैटेलाइट इमेजिंग करना संभावित हमले का संकेत होता है। उन्होंने कहा कि अगर वे एक बार तस्वीर लेते हैं तो तैयारी होती है, दूसरी बार तस्वीर लेते हैं तो वह अभ्यास जैसा होता है और तीसरी बार तस्वीर लेने का मतलब है कि 1 से 2 दिन में हमला हो जाएगा, अटैक कर सकते हैं वो। बस अब यहीं पे रुकिए। पहला पार्ट, ये अगर इस लेवल पर है, इस लेवल पर है ये युद्ध कि वो फोटो क्लिक करे, मतलब हम फोटो खींचे, भाव ये फोटो है, लो आप उड़ाओ, तो तब तो फिर हो गया था। देखिए आशीष, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जो रियल टाइम डाटा शेयरिंग जो चल रहा था, वो चीन पाकिस्तान को दे रहा था, रियल टाइम डाटा अपने मूवमेंट का। इस बार ईरान के पास कोई स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है, ईरान भी जानता है। उसके बाद ईरान के ड्रोन ने, और ईरान के पास जो मिसाइल्स है और ड्रोन्स है, इससे कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाता, ये दूसरी बात हो गई। इस युद्ध के पहले 8 दिन में ही ईरान ने करीब करीब सभी रडार जो एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ मानी जाती है वो खत्म कर दिए थे। अब सीधा सीधा युद्ध है ईरान और ईरान के दुश्मनों के बीच में। कोई एयर डिफेंस सिस्टम, कोई इंटरसेप्टर, कोई नहीं, अभी सीधा जाके इसको मारना है। लेकिन लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन कैसे मिलेगी? आपका ड्रोन तो प्रोग्राम कर सकते हैं, आप मिसाइल प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन आपको लोकेशन चाहिए और ये लोकेशन सैटेलाइट इमेज से ही मिल सकती है। और ये सैटेलाइट इमेज देने के लिए रूस भी सक्षम है, चाइना भी सक्षम है। ये जो कह रहे हैं कोई गलत बात नहीं है। जितने अमेरिका को डैमेज हुआ और अमेरिका ने मना किया, अमेरिका के दावे की ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, अमेरिका मुंह पे गिर गया, क्योंकि सैटेलाइट पिक्चरों ने यह बता दिया कि डैमेज कैसा हुआ। तो सपोर्ट लॉजिस्टिक है, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। रशिया ज्यादा आर्म्स या चीजों का सपोर्ट नहीं कर सकता है, लॉजिस्टिक में चीजें नहीं दे सकता है, क्योंकि रशिया खुद युद्ध में उलझा हुआ है। लेकिन रशिया जानकारी साझा कर सकता है। जो दावा किया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, मुझे लगता है उसमें बिल्कुल 100% सच्चाई होगी। चीन जो है वो मिसाइल के लिए जो लिक्विड
वो लगता है, ईंधन लगता है, वो भेज रहा है, क्योंकि चीन फ्लैग शिप्स, चीन के फ्लैग लगे हुए शिप्स अभी भी हार्मुज से जा रहे हैं और आ रहे हैं। उस शिप पे ना अभी अमेरिका ने हमला किया है, ना किसी ने हमला किया है। यदि चीन के फ्लैग वाले शिप पे अमेरिका हमला करता है, तो ये सीधा-सीधा चीन को इन्विटेशन होगा इस युद्ध में उतरने के लिए। इसका फायदा चीन भी लेता है, चीन को हॉर्मुज खुला है, चीन अपना तेल भी लाता है और चीन बहुत सारा माल सप्लाई भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सपोर्ट ये पूरा रशिया दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सैटेलाइट जब घूमता है तो उसने एयरबेस पे पहले बार देखा होगा, 23 तारीख को उसने कहा कि पहला 20, फोटोग्राफ लिया, 23 और 22 तारीख को 25, 20 तारीख 20, को लिया। 23, हाँ, तो 20 में इंस्टॉलेशन बताया, 23 को उसने ये देखा कि ये सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पार्ट किए गए हैं। और 25 तारीख के फोटोग्राफ ने कंफर्म किया कि ये पार्किंग स्लॉट ही है उनका। और उसके बाद 26-27 को काम हो गया। ईरान को सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये एग्जैक्टली कौन से बेस पे रडार सिस्टम कहां लगा हुआ है। आप देखिए ना, ईरान की अमेरिकन एम्बेसी पे मारता है ईरान, सिर्फ वहां पे जो उनका सबसे पहला जो हमला होता है वो बिल्डिंग पे नहीं होता, रडार पे होता है। कि पहले रडार खत्म कर दो, इसको अंधा बना दो, पहले एक बार इसकी आंखें खत्म कर दो। इसकी आंखें खत्म कर दी, फिर तो लट चाहे उधर से जिधर से मारो, उधर से मारो, फ्री है फिर। और यही स्ट्रेटेजी चली है इस पूरे युद्ध के। आप पहले 5 दिन देखिए तो ईरान ने सिर्फ रडार सिस्टम और ये जो आंखें जिसको हम कहते हैं वही खत्म कर दी है अमेरिका की। इसके वजह से आपका एयर डिफेंस सिस्टम पंगु हो गया है, क्योंकि रडार का ही डाटा प्रोसेस होकर आगे जाता है, जो इंटरसेप्टर आपको मार करता है। तो ये बिल्कुल है, और रशिया दे रहा होगा सपोर्ट, क्यों नहीं देगा? रशिया के संबंध है उनके साथ, आज की थोड़ी है। रशिया उनका उनका जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट है वो रशिया चला रहा है। हाँ, उसी गुसहर पर 3 बार ये बम गिरा चुके। मतलब आप अमेरिका सऊदी से लेके इराक तक अपने बेस बनाओगे, और अमेरिका ईरान के साथ दोस्ती भी नहीं रखेगा, ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, रूस दोस्ती भी नहीं रखेगा, ये तो नहीं हो सकता है। सारा विश्व फ्री है, जो जिसके साथ संबंध रख सकता है रखेगा, फ्री वर्ल्ड है भाई। तो इसका जब आपकी दोस्ती है तो सपोर्ट तो होगा। तो इसीलिए ये जो देखिए, ये जो उतार रहे ना कमांडो अपने, उसका भी एग्जैक्ट लोकेशन और उसका मूवमेंट मिनट बाय मिनट ईरान के पास होगा, ट्रैक हो रहा होगा, पक्का हो रहा होगा। और एक और भी काम किया जो रणनीतिक रूप से पिछले 3 दिन में, मैं भी इस चर्चा में इस बात को, क्योंकि एक पैटर्न हम देखते हैं, तब मैं ला रहा हूं। पहले था कि लड़ाकू विमानों पर हमला करना, अब्राहम लिंकन पर हमला करना। अब्राहम लिंकन था, अब्राहम लिंकन पर मिसाइल मार दो, लड़ाकू विमान गिरा दो। उसके साथ अब एक नई चीज और किया है, लॉजिस्टिक जो भी सपोर्ट करने वाले हैं उन पर, जैसे समंदर में ओमान के पास भाऊ अभी 24 घंटे ओमान के पास समंदर में एक जहाज को इन्होंने टारगेट किया था, हिट किया और भयंकर उसको तबाह किया। वो युद्धपोत नहीं था, वॉरशिप नहीं था, वो वॉरशिप को खाद्य रसद ये सब की सप्लाई करता था, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट वाला था। ये अवाक्स है, अवाक्स और केसी 135 ये भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है। ईंधन रिफ्यूलर, हाँ, रिफ्यूलर लॉजिस्टिक सपोर्ट है। ये जो आज आपने फोटो दिखाया जिसमें 2 टुकड़ों में हुआ, वो तुम्हारा आवाज, वो कम्युनिकेशन सपोर्टर है, लॉजिस्टिक ही है ना ऊपर वाला। देखिए, यदि वो जहाज कमर्शियल जहाज होता तो ईरान उसको हाथ नहीं लगाता। वो युद्धपोत नहीं है, लेकिन युद्ध के लिए यूज किया गया पोत है, तो युद्ध की सामग्री मानी जाएगी। वो तो युद्ध के लिए सामग्री लेके जाया था, अनाज, ब्रेड, जो भी चीजें होगी, खाद्य पदार्थ, पेय, तो उसको हिट किया उसने। देखिए, दुश्मनों की रसद तोड़ना ये एक रणनीति का बड़ा हिस्सा रहा है, सदियों से रहा है। हाँ,
जब रसीदी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? समुद्र का खारा पानी थोड़ी खाओगे, पियोगे। हाँ, तेल चाहिए आपको, रिफ्यूलिंग चाहिए, एयर रिफ्यूलिंग, वो ध्वस्त करेंगे आपको, वही रडार तो से कहा चाहिए इंफॉर्मेशन, वो ध्वस्त कि करेंगे। आप एक बात सुनिए, ईरान ने युद्ध शुरू होने के 4 दिन पहले ईरान की से खबर है कि उन्होंने 4 लाख गेहूं का भंडारण किया, 4 लाख टन हाँ, गेहूं का। हाँ, अब इस रमजान के टाइम पे, ईद के पहले, उन्होंने 2-2 महीने का बेकरी को मैदा और आटा दे दिया कि आप चिंता मत करो, आप लगातार बेकरी बंद नहीं होनी चाहिए, कोई भी आदमी आए तो। अब अभी भी क्या है, हरमुज में तो सब ईरान के लिए तो खुला ही है ना हरमुज, हाँ। उनका सप्लाई तो जारी है। बाकी देशों का क्या हो रहा है? हम्म। बाकी चलिए देश जो हरमुज से टूट जाता है, जो मैं बार बार कहता हूं, पूरा भारत का जितना भी फ्रूट एक्सपोर्ट था रमजान के महीने का मिडिल ईस्ट को, सब सड़ गया। जो जहाज से आपको यदि 140-200 कंटेनर भेजने हैं केले के, अब वो प्लेन में तो नहीं भेज सकते आप, वो केसर थोड़ी है कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए 5 किलो केसर आपने भेज दिया जी, एक सूटकेस में पैक करके। अंगूर, केले, प्याज, आलू, ये सारे के सारे कंटेनर पड़े हुए थे हजारों की तादाद में, जगह नहीं है इंडियन पोर्ट्स पे। क्यों? क्योंकि हार्मोज बंद है। तो हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारा माल सड़ गया, अरे वो रो रहे हैं कि उनको माल नहीं मिल रहा है। वो खाने के बिना तरस रहे हैं। अगले जो हाँ, है, अगले पार्ट और पे आते हैं। वो चीन के साइंटिस्ट ने एक और ज्ञान दे दिया हाँ, ईरान वालों को, इधर उधर मत मारो, इनके पानी के प्लांट पे मारो, समुद्र हाँ। का पानी जो खारी थे, तो ये बोले अभी प्यास से मर अभी तो जाएंगे। उस पर अभी तो उस पर हिट ही नहीं किया है, उस पर हिट करते तो नहीं नहीं किया। तबाही बन जाए। अगले हिस्से पाते हैं जरा। भैया अगली हेडलाइन लाइए। किम जोंग ने किया नए सुपर पावर मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण, जद में पूरा अमेरिका। जरा लाइए खबर, लाइए खबर, लाइए जरा भीतर चलाइए। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया, खासकर अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सरकारी मीडिया, जो उत्तर कोरिया में तो एक ही मीडिया है, केसीएनए के अनुसार रविवार को उत्तर कोरिया ने एक उच्च क्षमता वाले ठोस इंजन का सफल परीक्षण किया है, सॉलिड फ्यूल। आगे चलिए। इस नए इंजन की मदद से उत्तर कोरिया अब ऐसी मिसाइलें विकसित करने की ओर अग्रसर है जो सीधे अमेरिका को अपना निशाना बना सकती हैं। किम जोंग उन ने इस ग्राउंड जेट टेस्ट का खुद निरीक्षण किया, ये हालांकि हर निरीक्षण में खुद जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नए अपग्रेड किए गए इंजन में कंपोजिट कार्बन फाइबर सामग्री का उपयोग किया गया है। इस इंजन की अधिकतम क्षमता 2500 किलोटन मापी गई, जो पिछले सितंबर में हुए परीक्षण 1971 किलोटन से कहीं अधिक है। काफी अधिक है, 1971 से 2500 किलोटन। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इंजन की शक्ति बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य एक ही मिसाइल पर मल्टीपल वॉरहेड्स, कई हथियार तैनात करना है, ताकि अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को आसानी से चकमा दिया जा सके। आगे चलिए। आगे इसका क्षमता बढ़ाने का वही क्लस्टर म्यूनिशन, कि अब वॉरहेड में कई हथियार होंगे तो चकमा देना अमेरिका को आसान होगा, वहां जितना डिफेंस सिस्टम है। उत्तर कोरिया लगातार अपनी आईसीबीएम तकनीकी को आधुनिक बना रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को। ठोस ईंधन वाली मिसाइलों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन्हें लॉन्च करने से पहले इंटरसेप्ट होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें तरल ईंधन की तरह लंबी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। यह उत्तर कोरिया के 5 साल के सैन्य विस्तार कार्यक्रम का हिस्सा है। उत्तर कोरिया का यह कदम ऐसे समय पर सामने आया है जब दुनिया पहले से ही कई बड़े संघर्षों से जूझ रही है। इस परीक्षण से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ तनाव और बढ़ सकता है। ये सॉलिड फ्यूल, ईरान ने इसका दिखा भी दिया इस तरीका। ये सॉलिड फ्यूल है, 5 मिनट की तैयारी पर मिसाइल लॉन्च। और जब 5 मिनट की तैयारी पर होगा तो आप जो सेटेलाइट वाला जहां पर है, सेटेलाइट इमेजिंग के जरिए आप लेते हो कि यहाँ पर ये मिसाइल की तैयारी चल रही, वो कुछ नहीं कर सकते।
और आईसीबीएम बेसिकली जो ये किया है, ये आईसीबीएम की ताकत बढ़ा रहा है भाव। आईसीबीएम ऑलरेडी है इसके पास, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी ताकत बढ़ा रहा है कि उस पे वॉरहेड्स का वेट, मतलब ज्यादा वॉरहेड और ज्यादा दूरी, मतलब अमेरिका का कोई हिस्सा ना बचे। युद्ध काल में ये किम जोंग तीसरा काम किया है। सोचिए कितना दिन, 29 दिन हुआ ना, 29 दिन, 30 दिन हुआ, 30 दिन में ये तीसरा मौका है। एक मिसाइल दागा था जापान की तरफ, एक अभी अपनी बेटी के साथ परीक्षण में गया था, 13 साल की बिटिया, और अभी ये युद्ध के दौरान ही हुआ, युद्ध के दौरान ही हुआ, युद्ध शुरू ही हुआ था तब, हाँ ईरान और अमेरिका का। हाँ अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। तुलसी गिलबर्ट को जब पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बैठाया गया और जब सवाल पूछा गया कि क्या आपने पिछले साल कहा था कि ईरान के पास परमाणु क्षमता नहीं है, अब आप क्या तब झूठ बोली थी या अब आप उसी पे स्टेटमेंट पे हैं? उसी में एक सवाल और था कि इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल से लेस नॉर्थ कोरिया है, आपको पता है? उन्होंने कहा हाँ। लेकिन ये फैसिलिटी ईरान के पास नहीं है, उन्होंने कहा हाँ। तो बोले फिर अमेरिका के लिए सबसे रिस्कदार कौन है? अमेरिका के लिए घातक कौन है, नॉर्थ कोरिया या ईरान? फिर युद्ध ईरान के साथ क्यों? ये सवाल उठा था, तब भी अमेरिका के पेंटागन से लेके पॉलिटिकल लीडरशिप तक ये बात एक्सेप्ट कर गए थे कि नॉर्थ कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। फर्क इतना है इस इंजन का, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल से भी पूरा अमेरिका नॉर्थ कोरिया के जद में आता है। फर्क यह है कि वो लिक्विड ईंधन के थे, तरल ईंधन के, उसके चलते उसको लॉन्चिंग में टाइम लगता है, वो डिटेक्ट होते हैं और कई बार इंटरसेप्ट वही किए जाते हैं जहां से लॉन्च होता है। ये सॉलिड इंजन डाल के उन्होंने वाकई सबके होश उड़ा दिए। अब ये इंटरकॉन्टिनेंटल का सही मायने में थ्रेट अमेरिका को और पूरे यूरोप को ये अब है, सॉलिड ईंधन के साथ, क्योंकि इसका डिटेक्शन नहीं है। और यदि ये मल्टी वॉरहेड के साथ जाता है तो ये वही कहर बर पाएगा जो ईरानी मिसाइल बरप रहे हैं। समझ ही नहीं आता है कि एक ही विस्फोट से 50 जगह जब बम गिरते हैं तो कहां इंटरसेप्ट करोगे आप? और ये हमने दिखाया, आपने दिखाया, वीडियो दिखाया, जैसे आतिशबाजी चल रही हो दिवाली की, ऊपर जाके धड़ूम होता है और फिर कई ऐसे निकलते उसमें से। तो ये जो सॉलिड फ्यूल का जो रिपोर्ट है, ये वाकई अब यूरोप और अमेरिका के लिए टेंशन वाली बात है। और अब क्या है आशीष जी, ईरान ने दिखा दिया कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करती, कोई ये जो इनके थार वार सब धरे रह गए, इनके मिसाइल धरे रह गए। अब एक वॉर हेड पे यदि 50 क्लस्टर बम, 50 वॉर हेड निकलेंगे तो आप 50 पेट्रियट थोड़ी डालोगे इसको, जगह कहाँ है आपके पास, समय कहाँ है, आपका कॉम्पिटिशन, आपका मतलब आपका डाटा एनालिसिस भी नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि वो तो आपके आसमान में लॉन्च हो रहे, धड़ुम करके वहीं से गिर रहे नीचे, और किस एंगल में गिरेंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये अब सही मायने में अमेरिका और यूरोप थ्रेट में आ गया नॉर्थ कोरिया से। ये जो है ना चौधराहट, पूरे विश्व की चौधरी बनने का जो दिमाग में कीड़ा चल रहा है ना, ये कीड़ा कईयों को ले डूबेगा, अमेरिका की ले अभी देखिए ना, कई का क्या जो बहुत समय से बचा हुआ है उस पर भी अब खतरा आ रहा है। अगली हेडलाइन पर आइए। अभी रूस, उत्तर कोरिया, अब चीन आते हैं। अमेरिका ईरान में फंसा, ताइवान पड़ा अकेले, चीन ने भेड़िए की तरह घेरा। तो इनकी हेडलाइन मत जाइएगा। 19 फाइटर जेट, तथ्य देखिए खाली, 19 फाइटर जेट और 9 जहाजों से डराया। लाइए आगे जरा खबर के अंदर चलिए। 19 फाइटर जेट, मतलब जितना इस्तेमाल वहां कर रहा है युद्ध में, उतना तो ये वैसे ही घुमा रहा है। अमेरिका और ईरान में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। अमेरिका इस समय बुरी तरह ईरान में उलझा हुआ है, जिस कारण ताइवान अकेला पड़ गया है।
इसका सबसे बड़ा फायदा चीन उठा रहा है। चीन ने चुपचाप एक शिकारी की तरह अपना ध्यान ताइवान पर तेज कर दिया है। चीन इस समय जो कर रहा है उससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ताइवान पर अटैक की फुल प्लानिंग चीन कर चुका है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ताइवान के रक्षा मंत्रालय की इंफॉर्मेशन है, फैक्ट पे आ जाइए, बाकी तो लफाजी है। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री बताती है रविवार सुबह यानी जब आज मतलब रविवार जब हम एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन सुबह चीन के 19 सैन्य विमान, 9 नौसैनिक जहाज और 2 सरकारी जहाज ताइवान के आसपास सक्रिय पाए गए। इनमें से 13 लड़ाकू विमान ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन पार करते हुए उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ में घुस गए। ये कोई मतलब यहाँ पर कोई वो नहीं है, यहाँ पर ताइवान की मजबूरी कमजोरी देखिए कि उस पर भी स्टेटमेंट देकर के दुनिया को बता रहा है कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी करेगा तो चीन के पास वो मौका बहुत हो जाएगा कि भाई इसने कुछ किया। उसके एयर जोन में 13 विमान, 19 लड़ाकू विमान में 13 उसके एयर जोन में घुस के लौटे, अपना घूम टहल रहे हैं, सब इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। इससे देखिए एक दिन आशीष जी, पहले भी चीन ने आशीष 15 सैन्य विमान तैनात किए थे। बस एक मिनट, 15 सैन्य विमान जिसमें से 11 ने मीडियन लाइन पार की थी, मतलब शनिवार को 11 और फिर रविवार 13। ये सभी विमान संयुक्त हवाई और समुद्री अभ्यास कर रहे थे। ताइवान की सेना ने इन सभी गतिविधियों पर नजर रखी और जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी तैयारी भी दिखाई। ये तैयारी भी दिखाई, ये कैसे दिखाई ये नहीं पता है। यह घटना ऐसे समय पर हो रही है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर है और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। बाबू आशीष जी, जब ये युद्ध शुरू हुआ 8वें या 90वें दिन आपने एक कार्यक्रम किया था जिसमें आपने बताया था कि कुछ फॉर्मेशन चीन अपने समुद्र में कर रहा है। वो सैन्य जहाज नहीं है, लेकिन वो लॉजिस्टिक सपोर्ट वाली नावें हैं और कई फॉर्मेशन में एक्सरसाइज कर चुकी है। तब भी हमने कहा था कि ये ताइवान की शुरुआत है क्या। अब आप थोड़ा टाइमलाइन देखिए। USS ट्रिपोली ये जापान और ताइवान के बीच में गश्त लगाता है ताइवान को सपोर्ट देने की, जिसमें 3,500 मरीन और कुछ प्लेन होते हैं, युद्धपोत। अब वो जैसा ही वहां से त्रिपोली इस साइड पे आ गया, ईरान के युद्ध के लिए झोंका गया, उधर एरिया खाली हो गया। ठीक है, साउथ कोरिया के साथ चली हुई एक्सरसाइज आर्मी की वो खत्म हो गई, यूएस की। उस एरिया से भी यूएस मूव हो गया है। अब पूरा सेंट्रल कमांड का कंसंट्रेशन ईरान के ऊपर लगा है। ऐसे में जापान से लेके ताइवान तक और साउथ कोरिया तक जो अमेरिका के मित्र देश थे और अमेरिका उनको मददगार साबित होने का प्रयास कर रहा था, वो ईरान में उलझने की वजह से ये सब अनप्रोटेक्टेड रह गए। अब चीन के लिए खुला है, कौन रोकने वाला है। USS ट्रिपोली था तो एक कन्फ्रंटेशन का एक जरिया था। उस क्षेत्र में सबसे बड़ा सपोर्ट उनको USS ट्रिपोली का था, जो पहुंचा इधर खाड़ी में, तो उधर खाली हो गया मामला। टाइमिंग देखिए, जैसा ही खाली हो गया इनके जहाज पहुंच गए। अब अमेरिका कहाँ वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा कहीं एक आध जगह फट गया तो आदमी पेबंद लगा देता है, लेकिन आसमान जब फटता है तो पेबंद कहाँ लगाओगे। कई एरिया इस ईरान मिडिल ईस्ट पर अमेरिका की स्ट्रेटजी को लेकर के और नाकामी को लेकर के और लॉन्ग टर्म में मतलब दीर्घकालिक नुकसान को लेकर के पूरा अगर आज की तारीख में एक लिखा जाए पूरा आर्टिकल तो फुल पेज आर्टिकल हो सकता है। आप देखिए, एक तरफ ताइवान को छोड़ दिया, मतलब ताइवान अब बिल्कुल घेरे पड़ा है, चीन का बहुत दिन से ताइवान पर दावा है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया, उधर उत्तर कोरिया दनादन तोप गोला मिसाइल दाग रहा है। दक्षिण कोरिया की स्थिति, दक्षिण कोरिया में
जो 6 बैटरीज है उसमें से एक जो पैट्रियाट वो वहां पर तैनात थी, उसको उखाड़ करके लेके चला गया मिडिल ईस्ट में। मतलब उसको भी नग्न कर दिया, एक्सपोज कर दिया, खतरे के लिए होता है ना, खतरे के सामने एक्सपोज कर देना, खोल देना, खतरे के सामने साउथ कोरिया को। इस पूरे जोन में जो है, जापान से लेकर के रूस, जापान, उत्तर कोरिया से ताइवान पूरा और दक्षिण कोरिया, ये दोनों, ताइवान और दक्षिण कोरिया अमेरिका के लिए सबसे मतलब सबसे मजबूत जो अड्डे थे, ताइवान और वो दोनों अब खुद में ही असुरक्षित हो गए। दक्षिण कोरिया से पेट्रियट चला गया, आप उससे डिफेंस सिस्टम ही उठा के लेके भाग गए, आपकी ये स्थिति हो गई। ये ईरान युद्ध अमेरिका को लॉन्ग टर्म जो जापान है, जो हाँ, बिल्कुल जापान ने हिरोशिमा नागासाकी के बाद तो अपना डिफेंस बजट भी बंद कर दिया था कि युद्ध करना ही नहीं कभी। उनसे इन्होंने मिसाइलें तैनात करवाई चीन की तरफ। कोरिया ने मिसाइल का परीक्षण करके जापान में हंगामा कर दिया। जो हम रेजिम चेंज की बात करते तो जापान में भी बहुत बड़ा अनरेस्ट है, लोग रास्ते पे उतरे हैं। ये क्या है मिसाइल दागना भाई, रात को 12 बजे चुपचाप मिसाइल आपने तैनात की है। ये इस देश की पॉलिसी नहीं। हमने युद्ध में जो हमने खोया है, शायद विश्व ने किसी ने नहीं उतना नुकसान झेला जो जापान ने झेला है हिरोशिमा नागासाकी के बाद। एक और हिरोशिमा नागासाकी नहीं कर सकते। और आप चाइना के सामने मिसाइल दाग रहे हो, मतलब मिसाइल खड़े कर रहे हो, और परमाणु ले कंट्री है। इधर नॉर्थ कोरिया, चाइना का जवाब तो नॉर्थ कोरिया नहीं दे दिया। एक बेसिकली ये कई बार ऐसा लग रहा है, इन परिस्थितियों को इसलिए हम लेकर के आते हैं एनालाइज करने के लिए। ये कई बार ऐसा लग रहा है ना कि एक टीम में कुछ प्लेयर होते हैं जो टीम में प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं, लेकिन वो लगातार वार्म अप करते रहते हैं। तो ये वार्म अप सेशन टाइप लग रहा है कि ये युद्ध में उत्तर कोरिया नहीं है, चीन नहीं है, रूस नहीं है डायरेक्ट, लेकिन ये वार्म अप कर रहे हैं, तैयारी है कि कभी भी प्लेइंग 11 में आना हो तो जैसे कहते ना कि प्लेयर जब आप क्रिकेट में आओगे तो इस प्लेयर को मैच प्रैक्टिस इसके पास नहीं है, पिच पे आ गया लेकिन मैच प्रैक्टिस नहीं है। ये सब स्टैंड बाय पैड लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये पैड लगा करके भी, वो भी वार्म अप के साथ, ये नहीं कि आने के बाद मसल्स स्टिफ हैं, वार्म अप करके जो मैच प्रैक्टिस होती है उसके साथ आ रहे हैं, उधर प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं। और खासकर ताइवान की घेराबंदी, ये ईरान का युद्ध कभी भी, ये देखिए जरूरी नहीं है, विश्व युद्ध भी जब होता है, वर्ल्ड वॉर को जब आप वो करेंगे, ये नहीं है कि कोई एक अड्डा होता है वहीं पे आके सबको लड़ना है, चलो भाई लड़ने के लिए झोला पैक करो, सूटकेस उठाओ, फलानी जगह लड़ने चलो। जो जहां है वहां पर एक एक मोर्चे खोलता जाता है। जिस दिन पोलराइजेशन हो गया पूरे विश्व का, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड में, और जो जहां जहां है जिसके साथ है आपस में लड़ने लगे। हाँ, तो ये ताइवान, अगर चीन मतलब इसका अमेरिकी एग्रेशन पर चीन ने कदम उठाया तो लगातार मैच प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब लगातार। ये पिछले 5 तारीख से अब आज सोचिए करीब 22 दिन हो गए, ये 8वीं 7वीं बार हुआ है। और हर बार शुरुआत में 2 लड़ाकू विमान, 2 युद्धपोत देखे गए, फिर 5 लड़ाकू विमान, आज ये 19 लड़ाकू विमान, वो बढ़ा भी रहा है इसको। आज डिफेंस के एक्सपर्ट होंगे वो बड़ा सीक्वेंस को देखेंगे, टाइमलाइन को। आज की खबर पिछले मुझे लगता है 2-3 साल में इतना बड़ा मूवमेंट पहली बार हुआ है चीन की तरफ से। ताइवान 9 वारशिप और 19 लड़ाकू विमान। तो ये जो टाइम लाइन है पिछले 5 तारीख से 5 मार्च तक, तो एक भी ऐसी घटना नहीं देखी गई। 5 मार्च के बाद शुरू हुई। इसको अगर डिफेंस के जो बहुत प्रॉपर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं, उस टाइमलाइन को देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि चीन क्या सोच रहा है और किस दिशा में जा रहा है और जा सकता है। हमको अभी इजाजत दीजिए, शांति हो जाए, ये तो हम लोग भी कामना करते हैं, दुनिया में शांति हो। हमारे यहाँ तो हर भागवत कथा में पंडित जी आखिर में कहते हैं विश्व में शांति हो, मानव का कल्याण हो जाए तो अच्छा है। लेकिन खाली नारे लगाने से तो होता नहीं है, उसके लिए शांति के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। ट्रंप जैसा प्रयास और मोदी जैसा प्रयास नहीं, गंभीर प्रयास। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।